सिरीपुर गांव में एक सास भैरवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, मालिनी और रजनी। भैरवी हमेशा से ही बहुओं पर राज करना चाहती थी। दोनों बहुएं ये सोच के चुप रहती थी कि वो सास है उनकी। एक दिन दोनों बहुएं किचन में एक साथ बैठकर अपने अपने फोन पर ऑनलाइन सीरियल देख रही थीं। तभी अरे कितनी लापरवाह हो दोनों, मैंने 1 घंटे पहले चाय देने के लिए कहा था, अब तक तुमने मुझे चाय नहीं पिलाई। क्या चल रहा है? तुम दोनों घर पर क्या करती रहती हो? ऐसे कौन से काम हैं? क्या बातें कर रही हो किचन में बैठकर कि पिछवाड़े केले कैसे बेचे जाएं? अरे हद है, सुन लो दोनों में से। ओ यार, सासू माँ चिल्ला रही हैं। उफ़्फ़ो, बस भैंसों की तरह चिल्लाना जानती है, हमारी कोई फिक्र नहीं। कभी नहीं पूछेगी कि हमने खाना खाया या नहीं। बच्चों का क्या सोचा है? इतने साल हो गए शादी को, सब ठीक तो है? क्यों नहीं पूछती कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया या नहीं? बस अपनी चाय का पता है। भैंसों की तरह खाती है और बकासुर की तरह सोती रहती है। चिल्लाने दो। अब क्या हो गया? बहरी हो गई हो क्या दोनों? जवाब क्यों नहीं दे रही? मर गई क्या? अच्छा है, मैं पुजारी से कहकर अपने बेटों के लिए अच्छी बहू देखूंगी। पुजारी क्या हमसे अच्छी बहुएं ढूंढ देगा? अरे कुत्ते की कॉलर की तरह अपने बेटों के लिए कॉलर बनवा लो और साथ में घुमाया करो। हाँ, क्या बड़ी बहू, कुछ बोल रही हो क्या? हाँ। ये सुनकर बड़ी बहू अपने मन में, मैं इसकी गर्दन दबा के मारना दूं इसे। तभी रजनी बोली, सासू माँ घर में दूध नहीं, चाय नहीं बन सकती। दूध को क्या हुआ? मेहमानों को देने के लिए दूध है, घर के लोगों को देने के लिए नहीं है। सासू माँ, आप ही ने तो कहा था कि हमें ना मिले ना सही, लेकिन मेहमानों को चाय दे दिया करें, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए कमला चाची को पिला दी, शक्कर मांगने आई थी। रजनी, घर के लोगों से ऐसे जबान लड़ाते हैं, ऐसी बेवजह बातें करते हैं बुजुर्गों से। आपने जो कहा हमने वही तो किया है। अगर ऐसा हम ना करते और दूध बचाते तो आप गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती कि हमें आपकी बातों की कद्र नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। फिर तो आप चिल्लाना ही बंद नहीं करती। बहू, तुम आज कितनी आवाज उठा रही हो? कोई तमीज नाम की चीज नहीं है, अपनी जबान संभाल के बात करो। इतने दिनों से चुप ही तो हैं, जबकि हम बेकसूर हैं। तुमने हमें चाबी का खिलौना समझ लिया है। अब जब सच बोल दिया तो हमारी बातें कील की तरह चुभ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हमें बात बात पर ताने मारती हैं तो हमें क्या लगता होगा? भैरवी अपने मन में सोचती है कि दोनों बहुएं आज नाराज हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। बहू ने ये नोटिस कर लिया। डर क्यों गई? अब बात सच निकल गई ना। तुमने देखा बहन, ये डर गई। इसी बीच भैरवी के पति माधवराव वहां आ जाते हैं। मालिनी, जरा सुनो, मुझे सिर दर्द हो रहा है, 1 कप चाय ले आओ जरा। जी जरूर, देवरानी के हाथों भेजती हूँ पापा। इतना कहकर मालिनी एक प्याले में चाय डालती है और रजनी के हाथों अपने ससुर को चाय भेजती है। भैरवी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने चाय मांगी तो कहा दूध नहीं, अब इनके पूछने पर दूध कहाँ से आ गया? बताओ जरा, कुछ जवाब है तुम्हारे पास? ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया हमने, बस व्हाट्सएप पे हमने कहा और आ गया। हमने चाय बना दी, आपको चाहिए तो कहिए, बना देते हैं। तुमने आज बड़ी बदतमीजी की है मेरे साथ। इसका हिसाब बाद में करेंगे कि कौन बदतमीज है और बेहुदा हरकतें कौन करता है। बड़ों का काम है घर को जोड़कर रखना, लेकिन आप तो इधर की उधर करने में ही सारा दिमाग खर्च कर देती हैं और हमें भी उलझा कर रखती हैं। उम्र हो गई है आपकी। भैरवी को एहसास हुआ कि उसकी बहुएं उससे पहले की तरह डर नहीं रही हैं और उसने फैसला किया कि किसी भी तरह उसे अपनी बहुओं को पहले की तरह डराना होगा। तो एक दिन भैरवी, अरे मालिनी, मुझे नहाना है, थोड़ा गर्म पानी डाल दो। घर पर नहीं है मालिनी। क्यों? अभी तो थी, किचन में खाना बना रही थी। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई हैं। ओह अच्छा, क्या हो गया उसे? कुछ दिनों से उन्हें कमजोरी लग रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, सिर दर्द होता रहता था। अगर तुम मुझे बता देती तो डॉक्टर के पास ना ले जाती। आपको कहे 3 दिन हो गए, आपने टाल दिया था, इसीलिए आज वो खुद ही चली गई। क्यों? मैंने क्या कहा था? यही कि तुमको तो बस बहाने सूझते हैं काम ना करने की, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही हो। आपने कहकर हमें डांटा था, भूल गई आप? इतनी जल्दी? गजब है ये तो। अरे तुमने ढंग से कहा होता तो मैं समझ जाती। आप हमें कुछ समझती ही नहीं और हमारी बातों को दरकिनार कर देती हैं
क्योंकि हम आपकी बहुएं हैं। कभी सोचिए आपकी भी एक बेटी है और उसकी भी एक सास है। एक बात याद रखिए, जब आपकी बेटी भी ऐसी स्थिति में पड़ेगी तब पता चलेगा। इतना कहकर रजनी वहां से चली गई। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के लिए ऐसा बुरा सोचो। मैं बताती हूँ तुम्हें, आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे पति से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ ना पड़वाए तो देखना। भैरवी बाहर आकर अपने बेटों को फोन लगाती है और रो रो कर अपने बेटों को भड़काकर झूठी बातें बताती है। इससे दोनों बेटे रमेश और मोहन को बुरा लगता है, अपनी माँ पर यकीन कर लेते हैं और पत्नियों की हरकतों पर उनकी आंखें शर्म से लाल हो जाती हैं। भैरवी मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाती है। यह सब रजनी नोटिस करती है और मालिनी के पास जाकर उसे सब बता देती है। दोनों बहुओं को एक आइडिया आता है। वे चुपचाप अपने बेडरूम में चली जाती हैं। गुस्से में बाइक से घर पहुंचकर रमेश और मोहन अपने अपने बेडरूम में गए। उनके कमरे में आते ही मालिनी और रजनी ने उनके चेहरों पर जूट के थैले डाल दिए और फिर वो कुछ नहीं कर सके और उन्होंने झाड़ू उठाकर उनकी अच्छे से ठुकाई कर दी। दोनों करहाते हुए कमरे से बाहर भागे। भैरवी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दीदी, अब से हमारे पति हमारे कंट्रोल में होंगे। अब हमें अपनी सास को भी सबक सिखाना है। मतलब जो भी हम कहें सासू माँ उसके लिए मना ना कर पाए और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करे। कैसे करेंगे ये? मालिनी और रजनी बात करती हैं और एक निर्णय पर सहमत होती हैं। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, मालिनी और रजनी दोनों धीरे से उठकर एक लंबा डंडा और रस्सी लेकर सास के कमरे में पहुंचती हैं। उस दिन उनके ससुर माधवराव नाइट ड्यूटी पर गए थे। दोनों अपनी सास को सबक सिखाने के लिए तैयार थीं। दोनों भैरवी के हाथ और पैर रस्सी से उस डंडे से बांधकर उसे लटका देती हैं। फिर उसे अपने कंधों पर उठा लेती हैं और कहती हैं, अरे दीदी देखो, हमारी सास का वजन किसी जंगली सुअर की तरह है। रजनी, वो जंगली सुअर की तरह नहीं, वो एक जंगली सुअर ही है, खाती हैं और सोती हैं। दोनों बात करती हुई अपनी सास को पिछवाड़े बने कुएं के पास ले जाती हैं। वे उसे कुएं पर छोड़ देती हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह लगभग 8 बजे सूरज की गर्मी की वजह से भैरवी ने अपनी आंखें खोली। ऊपर आसमान दिख रहा था, नीचे देखा तो पानी। वो घबरा गई, उसे अपनी जान जाती लगी। वो डर गई और ये समझने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। अरे ये क्या है? बेशर्मी की हद है। चुड़ैलों की तरह क्या देख रही हो? क्या करोगी मेरे साथ? ये आपकी बात पर निर्भर करेगा कि हमारा अगला कदम क्या हो, कि आप कैसे बर्ताव का हमसे अब वादा करती हैं। अरे हे भगवान, मेरी बहू मुझे मार रही है। कोई है? मेरे बेटे कहाँ हैं? कोई सुन रहा है? कोई फायदा नहीं चिल्लाने का, हमने उन्हें अंदर बंद कर दिया है सासू माँ। अब बोलो क्या करोगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, सब कुछ। ये हुई ना बात। आपके हाथ पैर अच्छे खासे चलते हैं तो अब से अपना काम खुद करेंगी ना? हाँ, मैं सारा काम खुद ही करूंगी, सारा काम खुद कर लूंगी। आपके कहने से नहीं लग रहा कि आप हमारी बात मानोगी, इसलिए कुछ देर और वहीं लटकी रहो। हमने रस्सी को अच्छी तरह कस दिया है ताकि आप नीचे न गिरो। अरे सुनो, ठीक है, मुझे बस जल्दी नीचे उतारो। ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं चींटी काट रही है। तुम दोनों जो कहोगी मैं वही करूंगी। आपने हमें कितना सताया है, आपको तो बस एक चींटी काट रही है, थोड़ी देर काटने दीजिए ना। ये कहकर मुस्कुराती हुई दोनों वहां से चली गई। देवपुर गांव में सुरेंद्र वर्मा नाम का एक संपन्न व्यक्ति रहता था। उसका इकलौता बेटा गौतम था। चाची, ये खिलौने कितने सुंदर दिखते हैं। इस तरह वो अपने खिलौनों से खेलता हुआ बड़ा खुश होता। विष्णु उस घर में माली का काम करता था। एक दिन विष्णु का बेटा कार्तिक उस घर में आया। खिलौनों को देखकर जिनसे गौतम खेल रहा था वो रोता है। वो उन खिलौनों के लिए जिद करता है। फिर सुरेंद्र वर्मा वहां आया। क्यों विष्णु, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के खिलौनों से खेलने के लिए एकदम तैयार है। तुम सब गरीब लोग हो, तुम्हारे बच्चों को भी महंगे खिलौने चाहिए क्या? जब तुम खरीद नहीं सकते तो खेलना भी नहीं चाहिए। मिट्टी या लकड़ी के खिलौने दे दो इसे। विष्णु अपने बेटे को लेकर घर आ गया। वहां कार्तिक रोता ही रहता है कि उसे खिलौने चाहिए। हालांकि विष्णु ने कई बार कहा, कार्तिक को समझ नहीं आया। वो रोना बंद नहीं करता। इकलौता बेटा है मेरा, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति के कारण मैं उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।
आर्थिक स्थिति के चलते मैं एक बहुत बुरा पिता साबित हो रहा हूँ। वो उदास हो गया और अपने बेटे को चुप नहीं करा पाया। वो उलझन में था। फिर उसे याद आया लकड़ी के खिलौने, जैसा कि सुरेंद्र वर्मा ने कहा था। उसने कुछ देर सोचा और एक लकड़ी जो उसके सामने थी, उसे एक सुंदर खिलौने का आकार दिया। अगली सुबह जब कार्तिक उठा, तब तक बहुत सारे ऐसे खिलौने लकड़ी के तैयार हो चुके थे। उन्हें देखकर कार्तिक अपने पिता के पास आया। पापा, क्या ये सारे खिलौने मेरे लिए हैं? ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। जब कार्तिक उन खिलौनों से खेल रहा था, उन खिलौनों को देखकर एक व्यक्ति ने उनकी तस्वीरें ले ली और वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में वे खिलौने प्रसिद्ध हो गए। राघव, जो एक खिलौने की दुकान चलाता था, उसे वो खिलौने बहुत पसंद आए। उसने विष्णु के बारे में पता लगाया और उसके घर आया। उसे देखकर विष्णु ने पूछा, आप कौन है सर? किस लिए आए हैं यहाँ? मेरा नाम राघव है। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई लकड़ी के खिलौने बहुत पसंद आए। मुझे उस तरह के कई खिलौने चाहिए, बदले में पैसे दूंगा। राघव की बात सुनकर विष्णु ने खिलौने बनाने और उसे देने के लिए सहमति दिखा दी। विष्णु ने दिन रात काम किया और कई सारे खिलौने बनाए। थोड़े ही समय में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी साइकिल को एक तरफ रखकर एक नई कार भी खरीद ली। उस दिन से विष्णु का लकड़ी के खिलौनों का धंधा खूब बढ़ गया और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। ये जानकर सुरेंद्र वर्मा विष्णु के पास आया और उससे कहा, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। मेरा बेटा खिलौनों के लिए रो रहा है। मेरे पास अब खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। क्या तुम मेरे बेटे को कुछ खिलौने दे सकते हो? विष्णु ने तुरंत उसे खिलौना दे दिया। उसे लेकर सुरेंद्र वर्मा वहां से चला गया। पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है, भले ही एक छोटा सा काम हो। अगर हम इसे प्यार से करते हैं तो पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे चलता है। विष्णु ने ऐसा सोचा। रमेश एक शिक्षक के रूप में रुद्रपुर गांव आता है। जब वो बस स्टैंड से स्कूल जा रहा था, उसी समय उसका बचपन का दोस्त किसी काम से वहां से गुजरा। मुझे लगता है कि यह अभी भी इसी गांव में रहता है। वो गया और रमेश के सामने खड़ा हो गया। संतोष रमेश को पहचान लेता है। एक दूसरे से हाथ मिलाने और हालचाल पूछने के बाद संतोष रमेश को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी कावेरी और बेटे रवि से उसका परिचय कराता है। ये मेरा दोस्त है। 10वीं कक्षा तक हमने साथ पढ़ाई की। हमने शहर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये बाहर चला गया। इतने दिनों के बाद महामहिम एक शिक्षक बनकर आए हैं। हाँ, तो फिर बैठकर अच्छे से बात करिए। मैं चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय नहीं, इसे चिकन बहुत पसंद है। मैं जाकर चिकन लेकर आता हूँ। तुम तैयारी कर लो। अरे अभी क्यों? किसी और समय खा लूंगा ना। बस आधा घंटा तैयार हो जाएगा। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा चिकन बनाती है, खाकर तो देखो एक बार। अच्छा जाओ और जल्दी से लेकर तो आओ। ठीक है। फिर वो बाहर गया और एक मुर्गा ले आया। फिर सीधा घर के अंदर आकर रसोई में गया और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, उसे चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। जरा मजेदार बनाना। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम जाओ। वहां से संतोष रमेश के पास आ गया। दोनों ने पुरानी यादों को याद किया और खूब हंसे। कावेरी जो किचन में खाना बना रही थी, दौड़ती हुई हॉल में आई। अरे सुनो, 1 मिनट अंदर आओ। मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ भूल जरूर जाओगी। बताओ क्या लेकर आऊं फिर? अरे कुछ भी नहीं भूली हूँ, तुम अंदर तो आओ।
फिर क्या हुआ कावेरी? संतोष और कावेरी दोनों साथ में रसोई में जाते हैं। अचानक गैस खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। संतोष को झटका लगा और उसने तुरंत गैस एजेंसी को फोन किया। हेलो सर, मेरे घर कुछ गेस्ट आए हैं। तो मैं क्या करूं? प्लेट साफ करने आ जाऊं क्या? नहीं सर, मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर आया है आज कई सालों बाद, तो इस खुशी में पार्टी देना है क्या? उसने तंज मारते हुए कहा। अरे सर, गैस खत्म हो गई है, हमें अभी सिलेंडर की जरूरत है, क्या मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता है, पहले गैस का नंबर बुक करिए। उसने तुरंत फोन काट दिया। फिर संतोष बाहर गया और निराश सा वापस आया। मैंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी के पास सिलेंडर नहीं है। उसने कावेरी से कहा और सोचने लगा। फिर अचानक उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ दिनों पहले माचिस के खिलौने बनाए थे। कावेरी, क्या तुम्हें याद है कि तुमने माचिस की तीलियों से एक छोटा सा घर बनाया था? हाँ, मैंने बनाया तो है, तो क्या करना है? हम उस घर पर चिकन पका सकते हैं। कावेरी ने कहा ठीक है। कावेरी ने उस मैच स्टिक हाउस को टेबल पर रखा और उस पर चिकन रखा और उसे जला दिया। 10 मिनट में चिकन करी तैयार हो गई। कावेरी ने उन दोनों को परोसी, दोनों ने मजे लेकर खाई। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपने इसे किस रेसिपी से बनाया है, लेकिन बहुत जायकेदार है। इसका स्वाद कुछ अलग ही है। मैं आपको उपहार नहीं दूंगा। हमारे यहाँ शिफ्ट होने के बाद अपनी भाभी को भी इस तरह खाना बनाना सिखा दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रमेश ने कहा और वहां से चला गया। संतोष और कावेरी ने राहत की सांस ली।